बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे फॉर क्लास मैट्रिक। ये चैप्टर गैसियस एक्सचेंज के बारे में है। इसमें रेस्पिरेशन बताई गई है और गैसियस एक्सचेंज जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की एक्सप्लेन की गई है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन ये कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जो डे लाइट में होती है, इसीलिए वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहलाते हैं। और इसके दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस तरह से प्लांट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक नुकसान ही पहुंचाता आया है। प्लांट्स जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स करते हैं और इनके तरीका ये होता है कि वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेंगे और उससे जो है वो सनलाइट के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं सच एज ग्लूकोज, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। सिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं और ये किस तरह होता है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस यानी कि जिसमें कोई चीज़ बनती है, अच्छा काम हो रहा होता है। जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें टूटती हैं। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जबकि रेस्पिरेशन में फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं। फोटोसिंथेसिस को सनलाइट की ज़रूरत होती है जबकि रेस्पिरेशन को कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है और रेस्पिरेशन ऑल लिविंग सेल्स में होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है और रेस्पिरेशन 24 आवर्स होता है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है जबकि रेस्पिरेशन के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी नहीं है बल्कि रेस्पिरेटरी सरफेसेस ज़रूरी होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं प्लांट्स में और डिफरेंट एनिमल्स में भी डिफरेंट होती हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए अल्लाह ताला ने प्लांट्स में लीव्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स रखी हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। सिंगल के लिए स्टोमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हर स्टोमा दो गार्ड सेल्स से घिरा हुआ होता है। गार्ड सेल्स क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं जिनका थिकर इनर पोर्शन होता है और आउटर सेल वॉल्स थिन और इलास्टिक होती हैं। जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है तो सॉल्यूट्स इस थिकर इनर पोर्शन में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल्स टर्जिट हो जाते हैं। टर्जिट होकर वो अपनी शेप चेंज करते हैं और उनके दरमियान ओपनिंग्स बन जाती हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इन ओपनिंग से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ये सब कुछ डे टाइम में होता है। अब हम अपने टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स पर आ जाते हैं। एनिमल्स को गैस एक्सचेंज करने के लिए रेस्पिरेटरी सरफेसेस की ज़रूरत होती है। एनिमल्स और ह्यूमंस में ज़्यादातर लंग्स एक्ट करते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सरफेसेस और कुछ एनिमल्स में बॉडी स्किन भी रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे एक्ट करती है। एक रेस्पिरेटरी सरफेस को इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि वो थिन हो, वेट हो और परमिएबल हो यानी कि उसमें से गैसेस आ जा सके और वेरी लार्ज हो। रेस्पिरेटरी सरफेसेस को लार्ज होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि थोड़े से वक्त में हमें बहुत सारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज चाहिए होती है। इसीलिए इंसान में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया 20 गुना ज़्यादा है उसकी बॉडी के साइज से। इतनी ज़्यादा लार्ज सरफेस से हमें इतना ऑक्सीजन मिल जाता है
सारे सेल्स के लिए ऑक्सीजन हासिल हो सके। इसीलिए लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलाइज होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। लेट्स डिस्कस नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो लंग्स और एयर पैसेजवेज के ऊपर कंसिस्ट होता है। हर लंग सॉफ्ट स्पंजी और पिंकिश कलर में होता है और दो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इन दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो जगह होती है उसको प्लूरल स्पेस कहते हैं और उसके अंदर एक लिक्विड सा होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम देता है ताकि लंग्स जब एक्सपेंड हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और एक्सपेंड कर सकें। इससे ब्रीदिंग ईजियर हो जाती है। लंग्स एक बोनी केज में कैद होता है जो कि रिब्स से बनी होती हैं। 12 रिब्स होती हैं और हर रिब्स दो रिब्स आपस में इंटरकॉस्टल मसल से अटैच होती हैं। इस रिब केज के नीचे एक शीट ऑफ मसल्स होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, जिससे लंग्स एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट हुए हुए होते हैं। हर लंग मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से बना हुआ होता है और एल्वियोलाई मेन रेस्पिरेटरी सरफेस है। हर एल्वियोलस में डेंस कैपिलरी नेटवर्क होता है, यानी कि वो एक जाल से ब्लड वेसल्स की नन्ही ब्लड वेसल्स की जाल से घिरा हुआ होता है जिसके ज़रिए गैस की एक्सचेंजेस हो सकें। इसके अलावा लंग्स के अलावा यहाँ पे एयर पैसेजेस होते हैं जो कि नाक से शुरू होते हैं, यानी कि नॉस्ट्रल्स आएगा आपका, फेरिंग्स आएगा और उसके बाद ट्रैकिया आता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। एयर पैसेजेस की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें सीलियाज होते हैं। सीलिया आपके डस्ट जो आ रही होती है एयर में उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ धकेल देते हैं ताकि वो नीचे आपके लंग्स में ना जाए और एयर आपको क्लीन मिले लंग्स के अंदर। जब इंसान सांस लेता है तो एयर उसके नोज़ में से होती है, पहले नेज़ोफेरिंग्स में जाती है और वहाँ से ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया एक लंबे पाइप की तरह होता है जिसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे होते हैं ताकि जब सांस लें और बाहर निकालते हैं तो ये कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया के शुरू में एक लिड होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं और जब हम स्वालो कर रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस आपके फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस के नीचे लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स होता है जिससे हम आवाज़ निकालते हैं। ट्रैकिया नीचे जाके दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाइस, और फिर ये ब्रोंकाई जब लंग में जाती हैं तो ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये ब्रोंक्यूल्स फिर एयर सैक्स और एल्वियोलाई में खुल जाती हैं। हमारे लंग्स 5 लीटर्स ऑफ एयर तक अपने अंदर भर सकते हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ ½ लीटर ऑफ एयर यूज़ करते हैं गैस एक्सचेंज करने के लिए। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पर मबनी होता है। इंस्पायरेशन यानी कि ब्रीथ इन करना और एक्सपायरेशन यानी ब्रीथ आउट करना। इंस्पायरेशन में सबसे पहले ये कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम होता है जिसकी वजह से चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इससे लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है और एयर बाहर से अंदर की तरफ रश करती है ताकि हाई प्रेशर एरिया होता है बाहर, अंदर लो प्रेशर एरिया होता है जिसकी वजह से एयर लंग्स की तरफ रश करती है और इस तरह हम इंस्पायर करते हैं एयर को। एक्सपायरेशन रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन होती है जिसमें एयर लंग्स से बाहर निकलती है। इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों रिलैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी छोटी हो जाती है और एयर बाहर की तरफ निकलती है। एयर अंदर लेने के बाद गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई के लेवल्स पर होती है। एल्वियोलाइज के इर्द गिर्द चूँकि एक जाल होता है कैपिलरीज का और एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज सब जो हैं वो एक बहुत ही
वन सेल लेयर्ड थिन वॉल्स के होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से डिफ्यूजन हो सकती है। अब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस आता है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। एक्सहेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से वो मिल्की हो जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेकर उसमें एक्सहेल्ड एयर को डाला जाए तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। जबकि अगर सिंक से एटमॉस्फेरिक एयर को डाला जाएगा तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, बल्कि कलरलेस ही रहेगा। हमारे सांस लेने की रफ्तार हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। जिस तरह एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम मज़ीद ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा जिस्म और हमारे एक्सरसाइज करते हुए मसल्स यूज़ कर रहे होते हैं। जब मसल्स एक्सरसाइज के दौरान मसल्स में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है विदाउट ऑक्सीजन, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वो पेन और क्रैम्प करता है मसल्स में। लैक्टिक एसिड की ब्रेक डाउन और उसको बॉडी से निकालने के लिए हमें मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम डीप और तेज़ ब्रेथ्स करते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जब कोविड-19 हुआ था तो लोगों को निमोनिया हो जाता था, जिसकी वजह से वो खुद सांस नहीं ले पाते थे और उनको वेंटिलेटर पे डाला जाता था। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जो इंसान सही तरह सांस नहीं ले पाए या इतना कम सांस ले रहा हो कि उसको ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच पाए, उसमें ये इस्तेमाल होती है। इंसान के अंदर एक ट्यूब घुसाई जाती है उसके मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए, जिसको एंडोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, जो कि सीधा लंग्स में जारी होती है। ये ट्यूब वेंटिलेटर से अटैच कर दी जाती है और वेंटिलेटर काम करता है आपके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, और इस तरह इंसान ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकता है और उसकी रेस्पिरेशन मेंटेन रहती है। Coming to the last topic of this chapter, respiratory disorders के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। यहाँ पे 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बताए गए हैं जो कि मेन हमें स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा, न्यूमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और एस्थमा कलेक्टिवली COPDs कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनमें पैसेजेस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है और हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ब्रोंकाइटिस में आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है। जो भी आइटिस वाली चीज़ होगी इसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो यहाँ पे एयर पैसेजेस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिनकी वजूहात में कुछ इन्फेक्शंस या स्मोकिंग करना होता है। इसकी इलामात होती हैं कि इंसान को कॉफ होगी, उसकी बलगम की ज़्यादती होगी, उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और साथ में लो फीवर भी हो सकता है। एम्फाइसीमा में आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन होती है एल्वियोलाई की, जिससे इंसान की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है उसको, और साथ में बलगम वाली खांसी होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बलगम इंसान प्रोड्यूस करता है और इसकी वजूहात में पॉल्यूशन से एक्सपोजर है लॉन्ग टर्म। अब एम्फाइसीमा में एल्वियोलाई भी अफेक्टेड होते हैं, जबकि ब्रोंकाइटिस में सिर्फ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं और एल्वियोलाई अफेक्टेड नहीं होते हैं। एस्थमा, जो कि हम सभी जानते हैं, जिसको हम उर्दू में दमा कहते हैं, इसमें आपको एलर्जी की वजह से आपके ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इंसान
ब्रीदिंग में प्रॉब्लम फील करता है, उसको चेस्ट पेन होता है, उसको कफ होती है और वीजिंग साउंड्स होते हैं। वीजिंग साउंड्स का मतलब ये है कि सीटी जैसी आवाज़ आती है सीने में से जब इंसान सांस लेता है। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें एलर्जी कर सकती हैं, जिसमें पॉलन्स, डस्ट, स्मोक, फर, फेदर्स शामिल है। कुछ फूड भी होते हैं सब्सटेंसेस जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को पीनट से होती है, कुछ लोगों को सी फूड से होती है। इन सब को एलर्जेंस कहते हैं। जो न्यूमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ द लंग्स है, जो कि जरासीम की वजह से होती है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई हो सकते हैं। न्यूमोनिया में एल्वियोलाई में जरासीम की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे फ्लूइड या पस एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान ब्रीथ नहीं कर पाता क्योंकि एल्वियोलाई में जगह नहीं होती है। और पेशेंट को फीवर होता है, कफ होते हैं, कफ के साथ ठंड लग सकती है, चिल्स हो सकते हैं और साथ में चेस्ट पेन हो सकता है। लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी लंग कैंसर कर सकती है। लंग्स कैंसर की मेन इलामात में खांसी है, जिसमें खून भी आ सकता है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। वज़न कम हो जाना, कमज़ोरी होना, हड्डियों में दर्द होना, आवाज़ भारी हो जाना, ये सब इलामात हैं जो कि कैंसर बताती हैं। कैंसर पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर साल 7 मिलियन पीपल्स की डेथ होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। लंग डिजीज़ में 21% केसेस ऑफ डेथ जो है न्यूमोनिया की वजह से होती हैं, जबकि 7% लंग कैंसर से और 19% COPD से होती हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा और अस्थमा आता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।